हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। 20th अगस्त का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए। एसी स्टेप्ड इन ड्यू एग्रीगियस। एग्रीगियस का मतलब होता है शॉकिंग या फिर रिमार्केबली गुड शॉकिंग सिचुएशन इन तमिलनाडु गवर्नमेंट गवर्नर केस। ठीक है, अब वो बिल पास नहीं कर रहे थे। ठीक है, रेफरेंस हो चुका है, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। जब ये जजमेंट फाइनलिटी अटेन करेगी तब हम अपने नोट्स में इसको ऐड करेंगे। इंडिया एंड चाइना सी चांस टू रीसेट टाइज। तो यहाँ पर रीसेट ऑफ टाइज तो ठीक है, बट इन लोगों ने मिस्टर वांग इनडायरेक्टली रेफर टू द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ 2020 गैलवान क्लैशेस। तो जब कोविड चल रहा था, आपको याद है हमारे चाइना के साथ क्लैशेस हुए थे, तो वो कौन से क्लैशेस थे? 2020 गैलवान क्लैशेस किसके बीच में हुए थे? इंडिया एंड चाइना के बीच में हुए थे। अब ये बातचीत कर रहे हैं, इशू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपोजिशन पिक्स फॉर्मर एससी जज एज वीपी कैंडिडेट। तो यहाँ पर ऑपोजिशन का वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट कौन है? ऑपोजिशन पिक्स former SC judge as VP candidate. Now, who is that former SC judge? That former SC judge is B. Sudarshan Reddy. ठीक है ना, तो इनका नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और एक और पॉइंट, बी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकती है। वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट ऑपोजिशन का कौन है? बी सुदर्शन रेड्डी। ठीक है। फाइलिंग फ्रिवलस केसेस अगेंस्ट पब्लिकेशंस एंड समनिंग जर्नलिस्ट विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पर बात हो रही है, देखिए हमने इसके बारे में बहुत अभी पहले थोड़े दिन पहले बात करी थी। तो पहले सेडिशन एक ऑफेंस हुआ करता था अंडर सेक्शन 120A ऑफ आईपीसी, 120A ऑफ इंडियन पीनल कोड। अब आईपीसी नहीं लागू होता है, अब बीएनएस आ गया है आईपीसी की जगह। तो अब सेडिशन जो था, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट सस्पेंडेड दिस ऑफेंस। मतलब क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि दिस इज नो मोर एन ऑफेंस। सेडिशन को आप सेडिशन के ऊपर अरेस्ट नहीं कर सकते कि भाई सेडिशन कमिट किया। क्यों भाई? वेग डेफिनेशन। वो कहते हैं कि जो डेफिनेशन है बहुत वेग है और इसीलिए इसका मिसयूज हो सकता है। इसमें कहा गया था कि कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ करता है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो फिर अरेस्ट हो सकता है, ये सब हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम ये सस्पेंड करते हैं, ये ऑफेंस नहीं है सेडिशन, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बहुत वेग है, इसका मिसयूज हो रहा है। तो अब इतने में बीएनएस आ गया। ठीक है ना, तो बीएनएस के अंदर वो कह रहे हैं कि 124A की जगह ये लोग सेक्शन 152 ले आए हैं। ठीक है ना, सेक्शन 152 इन बीएनएस। ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ है, इसके अंदर पढ़ते हैं। द असम पुलिस डिसीजन टू रिपोर्टेडली समन द फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वारादाराजन एंड कंसल्टिंग एडिटर करण थापर ऑफ द वायर अंडर सेक्शन 152 अमंग अदर्स ऑफ द बीएनएस इज येट अनदर केस ऑफ स्टेट ट्रैम्पलिंग ऑन प्रेस फ्रीडम। तो अब यहाँ पर सेक्शन 152 के अंदर किसको बुलाया है, ये हम लिखेंगे, असम पुलिस समन्ड फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वारादरंजन एंड कंसल्टिंग एडिटर करण थापर ऑफ द वायर अंडर सेक्शन 152। ठीक है ना, तो फाउंडिंग एडिटर कौन है? सिद्धार्थ वारादारंजन। कंसल्टिंग एडिटर कौन है? करण थापर ऑफ द वायर। इनको समन किया है। वाई? अब ये कह रहे हैं, एलिगेशन क्या लगा रहे हैं कि भैया प्रेस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, मतलब मीडिया की फ्रीडम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। प्रेस इज मीडिया। The fact that the summons were issued by Guwahati crime branch to the journalist in fresh sedition FIR on the same day when the Supreme Court had issued notice on the Wire's petition challenging the constitutional validity of the new sedition law. अब यहाँ पर the Wire has filed petition challenging the constitutional validity of new
सेडिशन लॉ। तो न्यू सेडिशन लॉ कौन सा है? सेक्शन 152। ये इन्होंने चैलेंज एंड हैड प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम एनी coercive action. The summons, apart from another one related to a case registered at Morrigan police case, seem to retain to a report in the Wire. ठीक है ना? Related to a report in the Wire on Operation सिंदूर। तो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कोई आर्टिकल लिखा है अपनी वेबसाइट जो कि द वायर पे है, और इसी से रिलेटेड सेडिशन के चार्जेस इनके ऊपर लगे हुए हैं। सेक्शन 124 है, तो सस्पेंड हो गया था, बट जो नया सेडिशन का लॉ आ गया है सेक्शन 152, उसके अंदर इनको बुलाया गया है। क्रिटिक्स ऑफ सेक्शन 152 हैड राइटली फियर्ड दैट इट वाज अ रीब्रांडेड वर्जन ऑफ colonial era सेडिशन लॉ whose cases court has kept in abeyance in 2022। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको सस्पेंड कब कर दिया था? कौन से ईयर में? 2022 में सस्पेंड कर दिया था। ठीक है। सेक्शन 152 हैज इवन मोर एक्सपेंसिव डेंजरस प्रोविजन सेटिंग द बार मच लोअर फॉर प्रोसिक्यूशन। ये कह रहे हैं कि जो सेक्शन 152 है उसके अंदर तो वो तो और भी डेंजरस है पिछले सेक्शन से। ना जितने भी एनएल सैट वाले बच्चे हैं, दे नीड टू फॉर्म एन ओपिनियन दैट इज सेक्शन 152 अ गुड सेक्शन टू कीप, और इट शुड बी सस्पेंडेड, इट शुड बी रिमूव्ड। ठीक है। दिस कैन बी अ क्वेश्चन, दिस कैन बी एन एसे। उसके बाद आगे चलेंगे। द विकसित भारत एस्पिरेशन विच हैज गेन्ड कंसिडरेबल मोमेंटम विल रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक कैपेबिलिटी, एंड सम ऑफ दिस स्पेशली इन द न्यू डिजिटल इकोनॉमी विल हैव टू बी आत्मनिर्भर। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, हमें डेवलप्ड नेशन बनना है तो हमें चीज़ें खुद बनानी पड़ेंगी। ठीक है ना? हम किसी नेशन पे नहीं डिपेंड कर सकते हैं फॉर थिंग्स। उसको आत्मनिर्भरता बोल रहे हैं। और फूड सेल्फ सफिशिएंसी उनमें से एक कॉन्सेप्ट है जो 1960 विच वॉज achievement of food sufficiency in 1960. MS Swaminathan was the man who did it, and he was a hero for all of us, right? तो achievement of हमने यहाँ पर हमने फूड की सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करी, अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, अचीवमेंट ऑफ फूड सफिशिएंसी in 1960. Achievement of food sufficiency in 1960. This was done by MS Swaminathan। ठीक है ना? जिन्होंने कहा कि भैया एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आओ, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फूड के लिए सफिशेंट हो जाए, हमें खाना कहीं से मंगवाना ना पड़े, हमारी वीट राइस जो है वो हमारे यहीं उगे और बहुत सारी उगे। तो उनके दिस इज सेंटेनरी ईयर ऑफ हिज बर्थ एंड इट हैज़ बीन, अब यहाँ पे सेंटेनरी ईयर ऑफ हिज बर्थ 100 ईयर्स हो गए। ठीक है। बर्थ ऑफ हिज बर्थ, एंड इट हैज़ बीन सीन द पब्लिकेशन ऑफ न्यू biography, and which is that new biography which has been published? That is MS Swaminathan, the man who fed India, by Priyambada Jayakumar. Now this is a very very important book name, ये मैंने पहले भी आपको लिखवाया है, बट ये क्वेश्चन आ सकता है। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, ये किसने लिखी है? प्रियंबदा जया कुमार। ठीक है। दिस इज एन न्यू बायोग्राफी। ठीक है जी। ओके। उसके बाद आगे चलेंगे। इन मे दिस ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर रिलीज इंडियाज ड्राफ्ट क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनॉमी। ठीक है ना? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज्ड India's draft climate finance taxonomy for public consultation। ठीक है ना? अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन, कॉन्सेप्ट्स, ये कुछ भी आप इसका मीनिंग लिख लो। क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन of things। ठीक है ना? As a foundation to taxonomy aims to mobilize climate aligned investment। क्या करना चाहते हैं? एम क्या है? aims to mobilize climate aligned investments, prevent greenwashing
and clarify for investors which sectors, technologies and practices contribute to mitigation, adaptation और ट्रांजिशन। तो यहाँ पर क्लाइमेट अलाइंड इन्वेस्टमेंट, अब पता है आने वाले टाइम में आप कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पाओगे, ठीक है ना, तो आपको विंड मिल, आपको सोलर लगाने पड़ेंगे। सोलर लगाने हैं तो सोलर सेल्स बनाने की फैक्ट्रीज लगनी चाहिए। तो वो गवर्नमेंट बता रही है कि क्लाइमेट अलाइंड इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, ग्रीन वॉशिंग नहीं होनी चाहिए। ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या है कि लगे कि भैया हाँ ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, ये करना चाहिए, बट एक्चुअल में वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लैरिफाई फॉर इन्वेस्टर विच सेक्टर्स, टेक्नोलॉजीज, प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट टू मिटिगेशन, अडेप्टेशन और ट्रांसलेशन। मतलब कौन सा सेक्टर क्या चीज़ को लीड करेगी फॉर एन हेल्दी इन्वायरमेंट, फॉर अ बेटर सिचुएशन फॉर द वर्ल्ड विद रिगार्ड टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये हम बता रहे हैं। Filing, importantly, the document codes itself a living framework adaptable to India's evolving priorities. Living framework बता रहे हैं, मतलब कि अगर कुछ changes as and when changes required होंगी वो साथ साथ करी जाएंगी। This is a very important point for NLSAT and AITSA. Please, anyone who's there for that, please note it down. ये जो है, ठीक है। However, its success is credible governance tool will depend on its operationalize. अब ये कैसे इसको applicable किया जाता है इस पे ये डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पेरिस अग्रीमेंट से बहुत कुछ ड्रॉ किया गया है। क्वेश्चन आपका ये है कि पेरिस अग्रीमेंट कौन से ईयर में साइन किया गया था। अगर आपने क्लासेस नहीं लगाई हैं पिछली, ठीक है ना, तो फिर आप गूगल करके बताइए, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये कब आया था और इसका मेन एम क्या था, ये दोनों चीज़ें बता देंगे। एंड अगर क्लासेस लगाई हैं तो आपको पता होना चाहिए। In early August, US President Donald Trump announced that imports from India to US will be charged tariffs at 50%। तो हमारे ऊपर कितना टेरिफ लगा हुआ है अभी? 25% टेरिफ है, ठीक है। 25% और लगाने को कह रहे हैं। और जो दूसरा 25% है ये क्या लगा रहे हैं? पेनल्टी, कि हम रशिया के साथ ट्रेड करते हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है, ये हमारे साथ क्या करते हैं। बिल फॉर जॉइंट पोल्स गिव ईसी अ फ्री हैंड। नाउ हम बात करेंगे, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वन नेशन वन इलेक्शन। कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करेंगे ना। व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन? ONOE भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ONOE भी बोलते हैं इसको। नाउ ये क्या है? प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है, आई नहीं है बट चाह रहे हैं कि आ जाए। प्रपोज्ड लेजिस्लेशन फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। मतलब कि आप अपना PM और CM एक साथ चुनोगे, ठीक है ना। आप अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ एन MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो एक साथ चुनोगे, ठीक है ना। तो ये एक साथ होंगे, साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे। अब ये इलेक्शन साइमल्टेनियस क्यों करवा रहे हैं? नहीं तो हमेशा इलेक्शन का माहौल रहता है, जो पॉलिटिशियन है वो वोट मांगता रहता है, जो ऑफिसर्स हैं वो वोट वोटिंग के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कंट्री को। एक ही बार ये हो 5 साल में सब जगह की इलेक्शन और फिर शांति हो जाए, ठीक है, ये चाह रहे हैं लोग। अब यहां पर बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को, ठीक है ना, अब यहां पर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना टोल्ड जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, that is JPC, that election commission has unfettered discretion। मतलब discretion मतलब अपनी मर्जी, unfettered मतलब unchecked powers, unchecked power दे रहे हैं ये, unchecked, ठीक है ना, कुछ भी कर सकता है। कौन?
इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना, तो ये सही नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन को ये क्या पावर दे रहे हैं, व्हाट पावर दे आर गिविंग टू द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन को ये क्या पावर दे रहे हैं, ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन को ये पावर दे रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आज की सिचुएशन देखूं कि मणिपुर जो है वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, मणिपुर जो है ये लिखना नहीं है अभी, समझो इसको डिस्टर्ब्ड एरिया है, ठीक है ना, वहाँ पर वायलेंस हो रहा है तो वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकते, डिस्टर्ब्ड एरिया है। तो किस स्टेट के इलेक्शन, दोबारा से सुनोगे आराम से, किस स्टेट के इलेक्शन एक साथ नहीं हो सकते ड्यू टू एनी सिचुएशन, ये कौन डिसाइड करेगा, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। और इसी चीज को कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा अनफेटर्ड अनचेक्ड पावर्स दी जा रही हैं, ठीक है ना। ये कमिटी कौन हेड कर रहा है जेपीसी की, कमिटी हेडेड बाय, लिखेंगे कमिटी हेडेड बाय पीपी चौधरी इज रिव्यूइंग 129th Constitutional Amendment Bill 2024, ठीक है ना। जस्टिस खन्ना इज द 5th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू अंडरलाइन दिस, वो कहने हैं कि पहले भी चीफ जस्टिस बहुत सारे और बोल चुके हैं कि भाई ये गलत है, ठीक है ना। ये आर्टिकल्स ये वाले इंसर्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्फर्स अनफेटर्ड। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 4th पॉइंट, ठीक है, आर्टिकल 82A गिव्स पावर टू इलेक्शन commission to decide when the election to legislative assembly cannot be conducted along with Lok Sabha इलेक्शन। कहने का मतलब अगर मैं आसान टर्म्स में कहूँ कौन सी स्टेट के इलेक्शंस एक साथ नहीं हो सकते, दिस पावर हैज़ बीन गिवन टू इलेक्शन कमीशन, एंड ये कह रहे हैं यही पावर जो है ये गलत है। द क्लॉज विल बी ओपन टू क्वेश्चन एज वायलेटिंग ऑफेंडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग आर्बिट्री, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है ना। तो ये बातचीत है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने समझा दिया आपको। फॉर्मर SC जज चोजन एज ऑपोजिशन VP कैंडिडेट, ना फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैज बीन, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट ऑफ द ऑपोजिशन, ठीक है ना। हु इज he is B सुदर्शन रेड्डी, ठीक है ना। और जो VP की पोस्ट होती है वो क्या होती है, इलेक्शन, ये वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, इलेक्शन फॉर कंट्रीज सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। और ये क्या बुला रहे हैं ऑपोजिशन वाले कि ये जो है ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है। इंडिया ब्लॉक जो कोलिएशन है कांग्रेस और बहुत सारे पार्टीज की, उसमें से आम आदमी पार्टी जो है निकल चुकी है, आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बट फिर भी वो इनका जो कैंडिडेट है उसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मर जज हेडेड एक्सपर्ट कमिटी फॉर द कांग्रेस गवर्नमेंट रीसेंट सोशन, अब यहाँ पर इसके इनके बारे में लिखेंगे, हेडेड एक्सपर्ट कमिटी फॉर कांग्रेस गवर्नमेंट रीसेंट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे इन तेलंगाना। He also served as the first लोकायुक्ता, जो देखते हैं कि भाई करप्शन हुई है तो हम इन्वेस्टिगेशन करें पब्लिक ऑफिस में ऑफ गोवा, एंड इज ऑल्सो इन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर in
Hyderabad. Before being elevated to the Supreme Court 2007, he became a judge of. He was elevated to the Supreme Court. Elevated to Supreme Court in 2007. Became judge of Andhra Pradesh in 1995 and went to become Chief Justice of Guwahati High Court. Became Chief Justice of Guwahati High Court in 2005. ठीक है. The opposition is keen to contest between NDA nominee and Maharashtra Governor C.P. Radhakrishnan and opposition candidate BJP with the roots in. अब यहाँ पर जो उनका opposition candidate है बीजेपी वालों का, उसके बारे में, उनके बारे में भी हम बात करेंगे. ठीक है ना. That is NDA nominee is Maharashtra Governor. अभी वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट, तो नाम याद रखना है. महाराष्ट्र का गवर्नर हैं वो अभी. ठीक है. इज अ फाइट एंड ही हैज रूट्स इन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, that is RSS. On the one hand, and jurist on the other hand, distinguished jurist and champion of the justice. He represents the spirit of our constitution. And the opposition candidate Justice Reddy as a fight between a former BJP politician and roots in. ठीक है. So if the NDA's nomination BJP स्टेट चीफ, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये जीत सकते हैं और क्या है. ठीक है. उसके बाद आगे NDA's VP कैंडिडेट फाइन, इनके बारे में बात कर चुके हैं हम. US एयर सपोर्ट पॉसिबल फॉर यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटी. तो यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटी मांग रहे हैं कि भाई अगर जब सीज फायर होगा तब ये थोड़े सोल्जर्स चाहिए होते हैं बहुत सारे टू प्रोटेक्ट, कि भाई दोबारा अगर कोई लड़ाई वड़ाई हो जाए या वो होते हैं कि ये ना तो इधर से आने देंगे ना उधर से आने देंगे, वो वाले टाइप न्यूट्रल टाइप्स चाहिए होते हैं. तो उनके बारे में बात करें. जब तक फाइनलिटी अटेन नहीं होती हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे. GST की स्लैब्स में चेंज आया है तो उसकी बात कर रहे हैं. वो स्लैब्स मैंने तुम्हें लिखवा दी थी. नो चेंज इन ताइवान पॉलिसी. ताइवान पॉलिसी, चाइना क्या चाहता है कि ताइवान हमारे पास आ जाए. इंडिया कह रहा है कि भैया हम ये सपोर्ट नहीं करते हैं, ताइवान इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट ही रहे. इसरो मूव्स हैवी लिफ्ट रॉकेट दैट कैन कैरी पेलोड ऑफ 75,000 kg. तो इसरो कह रहा है कि हमको एक रॉकेट बनाना है जो कितना सामान उठा सके, 75,000 kg. More than 4 decades after developing the first indigenous launch vehicle SLV-3 capable of carrying a modest 35 kg payload, the Indian Space Research Organization is now aiming for a giant leap. एक giant leap का मतलब एक बड़ी jump, एक बड़ी छलांग. ठीक है. The agency is conceiving advanced heavy lift rocket that can carry a 75,000 kg payload to space. ठीक है ना. तो इसरो मूव्स heavy lift rocket that can carry payload of 75,000 kg. 75,000 kg का पेलोड जो है वो इसरो कैरी करेगी. ठीक है ना. तो इसरो क्या है? इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना. अब यहाँ पर ये 75,000 kg पेलोड उठाने वाला जो रॉकेट है उसके बारे में बात कर रहे हैं. और 40 साल पहले, 40 years आफ्टर डेवलपिंग फर्स्ट इंडिजिनस लॉन्च व्हीकल SLV-3 capable of carrying 35 kg पेलोड. तो ये कितने का पेलोड कैरी कर सकता है? 35 kg का पेलोड जो है ये SLV-3 कैरी कर सकता है. और अब ये कह रहे हैं कि हम 75,000 kg वाला बनाएंगे.
द रॉकेट विल बी द हाइट ऑफ, तो यहाँ पे लिखेंगे जो 75,000 kg वाला है, रॉकेट विल बी द हाइट ऑफ 40-story बिल्डिंग, 40 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर इसकी हाइट होगी. वी ऑल्सो आर इन द एडवांस डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ गगनयान. इट्स फर्स्ट अनमैन्ड मिशन इज प्लान्ड वेरी शॉर्टली. ठीक है ना. तो गगनयान क्या है, हमने अपना क्रू भेजना है, उससे पहले हम अनक्रूड मिशन करेंगे और वो हम करने वाले हैं. इसरो के चेयरपर्सन कौन है? देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए. चेंज हुए हैं तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. उसके बाद यहाँ पर और कौन से मिशन हैं? चंद्रयान 4 इज़ अ प्रोग्राम दैट हैज़ बीन अप्रूव. भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा बना रहे हैं. एंड इंडियन मस्ट लैंड ऑन द मून, कब तक? 2040 तक, ये हमारा एम है. ये मोदी जी भी बोल के गए हैं, आपको पता होना चाहिए. वीनस ऑर्बिटर मिशन भी हम करने वाले हैं. Heavy lift next generation launch vehicle which with recoverable first aid has also been approved. तो ये सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए. अब आगे चलेंगे. ऑपरेशन सिंदूर lessons now part of NCERT syllabus. Over 3 months after the Pahalgam terror attack and subsequent military conflict between India and Pakistan, the National Council of Education, Research and Training has introduced 2 new modules on Operation Sindoor: a saga of valor for class 3 to 8 and Operation Sindoor, a mission of honor and bravery for class 9 to 12. The modules state that Pakistan denied any involvement and didn't take any steps to stop the terrorists. They state that the attack was indirectly ordered by Pakistan's political and military leadership. The modules are meant as supplementary reading material for school children and are available online on the NCERT website. Operation Sindoor has been described as a confluence of India's policy, intent and decisive capability as an answer to protect peace of our country and stop these attacks, Pahalgam and so forth. हमने ये क्यों किया कि हम पाकिस्तान को बता सके कि हम ज़ीरो टॉलरेंस रखेंगे टुवर्ड्स टेररिज्म. वी हैव क्या पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म? ज़ीरो टॉलरेंस. हम कुछ भी टेररिज्म वाला टाइप हम टॉलरेट नहीं करेंगे. A module states that Operation Sindoor was named as such to honor the pain and strength of wives who had lost their soldier husbands to conflict. Now, why was Operation Sindoor named Operation Sindoor? हमें ये भी बताया गया है. कहाँ पर ये मॉड्यूल्स ऐड किए गए हैं हमें ये भी बताया गया है. उसके बाद द मॉड्यूल इंटेंट्स द मेंशंस द किलिंग ऑफ 19 सोल्जर्स इन उरी इन 2016, 40 CRPF jawans in Pulwama in 2019. It also mentions that the situation in Jammu and Kashmir changed over the years with abrogation of Article 370. Removal of Article 370 के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है. It further mentioned that India's intelligence agencies found that Pakistan-based groups were planning terror attacks from across the border. Additionally, it says Operation Sindoor was India's way of stopping terrorism led by Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba, Hizbul Mujahideen and Pakistan's spy agency ISI. The module of class 9 to 12 states that since independence, Pakistan has often tried to disturb peace in India, sometimes through war and and at other times through terrorism. It further states that the abrogation of Article 370 paved way for the development of Jammu and Kashmir, but Pakistan was not ready to accept this progress. तो ये सारा हमारे बच्चों को बताया जा रहा है, which is very very important. वो आने वाले भारत का भविष्य है और उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान हमारे साथ क्या करता रहा है. Even we should tell them about the Bombay terror attack. We should tell them about every attack that Pakistan has done, and we should give them stories of how people have suffered in India because of Pakistan. This is a no bad move, and what do you think about it? Do tell me in the comment section. अब हम notes बनाएंगे, इसके points to remember लिखेंगे जिसमें से question आ सकता है. तो Operation Sindoor lessons now part of NCERT syllabus का पार्ट है. ऑपरेशन सिंदूर लेसन्स आर नाउ पार्ट ऑफ व्हाट? NCERT syllabus का पार्ट है. ठीक है. नाउ फर्स्टली द फुल फॉर्म ऑफ NCERT, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. ठीक है ना. हैज इंट्रोड्यूस्ड 2 new modules: a saga of valor
for classes 3 to 8 and a mission of honor and bravery for classes 9 to 12. The module state that Pakistan denied any involvement, तो बताया गया कि भाई क्यों अटैक हुआ, हम नहीं सहेंगे जो ये कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया? ऑपरेशन सिंदूर was named to honor the pain and strength of wives who had lost their soldier husbands to conflict, ठीक है ना, जिन्होंने लूज आउट करे। उसके बाद उसके अंदर ये भी मेंशन किया हुआ है 19 सोल्जर्स की डेथ हुई इन उरी इन 2016। 40 CRPF जवान हमने खोए पुलवामा में इन 2019। और फिर वहाँ पर किस चीज़ की बात करी गई है? इवन अबाउट द अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। और ये कहा गया है कि आर्टिकल 370 रिमूव करने से इन JN के डेवलपमेंट हुई जो कि पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है, और तभी वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। होम मिनिस्ट्री टू इंट्रोड्यूस 3 बिल्स फॉर रिमूवल ऑफ PM CMs मिनिस्टर्स हेल्ड ऑन सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार मैं आपको रीडिंग करवा देती हूँ। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इज लाइकली टू इंट्रोड्यूस 3 बिल्स इन लोकसभा, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। 30 कॉन्जिक्यूटिव डेज, ये भी कर लिया। 31st डे प्रेसिडेंट गवर्नर, ठीक है, ये भी कर लिया। स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्शन रीजन सर्कुलेटेड इन द व्यू अबव, ठीक है, ये सारा हमने कर लिया। तो दिस इज मेयर रेपिटेशन, वी वोंट डू इट। गवर्नमेंट टू सेट टू इंट्रोड्यूस टू बैन रियल गेमिंग, रियल मनी गेमिंग फर्म्स, तो इसको बिल अप्रूव्ड to prohibit real money games, that is RMGs, that count fantasy sports platform, ठीक है ना, includes fantasy sports platform such as Dream 11 and card game apps including poker, बाजी। तो ये दोनों जो बहुत ही बड़े फेमस हैं, ये दोनों बैन हो जाएंगे। और भी बहुत सारे, मतलब जहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये गैम्बलिंग है, दिस इज इक्वलेंट टू गैम्बलिंग, तो ये बिल आ गया है, लॉ बन गया है। राज्यसभा क्लियर्ड माइंस एंड, ये लिखेंगे राज्यसभा cleared mines and minerals development and regulation amendment bill। तो राज्यसभा ने क्या क्लियर किया है? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल। The bill which the Lok Sabha had passed on August 7 empowers the union government to promote development including trading of mineral and its form. It empowers mining leaseholder to add into their, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, empowers union government to promote development of market including trading of minerals and its forms through mineral exchanges, empowers mining
leaseholders to add rare minerals such as lithium, cobalt and nickel to existing operations. और इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये है amends ओरिजिनल एक्ट ऑफ 1957. तो ओरिजिनल एक्ट 1957 का है. यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट को पावर मिल जाती है टू डेवलप मार्केट ट्रेडिंग ऑफ मिनरल्स, रेयर मिनरल्स की भी मार्केट को डेवलप करें और लीज पे भी ले सकते हैं रेयर मिनरल्स की माइनिंग को. ठीक है ना. प्राइवेट मतलब लीज होल्डर्स, प्राइवेट की बात नहीं करिए, लीज होल्डर्स ले सकते हैं. ठीक है. तो ये था आपका 20 अगस्त का द हिंदू एनालिसिस. अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना. ठीक है. एंड या डू टेल मी इन द कमेंट्स हाउ वाज द सेशन. प्लीज़ मोटिवेट ही करना. मुझे पता है बैकलॉग बहुत है बट क्या करूँ, सिचुएशंस ऐसी थी कि नहीं हो पाया. ठीक है. थैंक यू एंड बाय बाय.